हाँ भाई, आज बात करेंगे अपन प्रथम यूनिट। आपके फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपकी जो प्रथम यूनिट है वो यहाँ 4 चैप्टर में डिवाइड कर रखी है। 4 चैप्टर कौन है? पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला चैप्टर का नाम है आपका विद्युत क्षेत्र। दूसरे चैप्टर का नाम है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तीसरा चैप्टर का नाम है विद्युत विभव और चौथा है विद्युत धारिता। ठीक, विद्युत धारिता। प्रथम यूनिट को 4 चैप्टर में बांटा गया है। हम बात करेंगे प्रथम चैप्टर, और प्रथम चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। देखो, विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन विद्युत क्षेत्र से पहले मैं सबसे पहले यूनिट को डिफाइन कर दूं। स्थिर विद्युत की, इसका मतलब क्या है? स्थिर विद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा। भाई, स्थिर विद्युत की कहाँ पढ़ रहे हैं अपन? फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। चलो, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, ग्रेविटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, अरे विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं, उष्मागतिकी पढ़ते हैं, बहुत सब गैसेज वगैरह पढ़ते हैं। ये भौतिक विज्ञान की ब्रांच हो गई। उन ब्रांचों में से एक ब्रांच कौन सी है? स्थिर विद्युत की। यही है ना? तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश एवं उसके मध्य होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, इट मीन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप स्थिर आवेश के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसकी जो 4 यूनिट होंगी, पहली दूसरी 4 चैप्टर होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चैप्टर में आपका आवेश कौन सी अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में होगा। स्थिर अवस्था में, तभी तो हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश एवं उसके मध्य होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत कहलाती है। स्थिर विद्युत को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया था यहाँ पर राजस्थान बोर्ड में। ठीक, चलो, 4 भागों में से पहला भाग कौन सा था? प्रथम चैप्टर, विद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर है आपका विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के बारे में हमें डिस्कस करना है। लेकिन हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, आवेश कौन सी अवस्था में होना चाहिए? स्थिर आवेश होना चाहिए। स्थिर आवेश एवं उसके मध्य होने वाली अन्योन क्रिया। किसके मध्य अन्योन क्रिया हो रही है? आवेश के मध्य। अन्योन क्रिया का मतलब हो रहा है उन आवेशों, आवेशित कणों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। आकर्षण, अरे यार, समान प्रकार के आवेश हैं तो वहां पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आवेश आ जाए तो प्रतिकर्षण होगा। और अगर अपने पास में अपोजिट चार्ज आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ये उनके मध्य अन्योन क्रिया हो रही है। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे थे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश एवं उसके मध्य होने वाली अन्योन क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाएगा। मतलब हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। तो पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है, आवेश क्या बीमारी है? आवेश क्या है? तो देखो भाई, सबसे पहले मेरा पहला टॉपिक ही क्या है? आवेश, चार्ज। सबसे पहले मैं बात करना चाहूं आवेश शब्द की उत्पत्ति
AMBER, एम्बर से हुई है। किससे? एम्बर से हुई है। इसको एम्बर भी बोल देते हैं और अंबर भी बोल देते हैं। AMBER, ठीक है ना। आवेश शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एम्बर से हुई है, ठीक है ना। वास्तव में इस ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में एम्बर का मतलब क्या होता है? आवेश। एम्बर शब्द का मतलब ही क्या होता है? आवेश, ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है ना। इसका मतलब आपके पास जो एम्बर शब्द है वो ग्रीक शब्द हो गया, ठीक है ना। चले आगे। तो चलो ये तो समझ आया आपने, आवेश की उत्पत्ति किससे हुई है? एम्बर से हुई है। एम्बर, AMBER, ठीक है ना, एम्बर से हुई है। हमको डिफाइन करना है आवेश क्या बीमारी है। रियल बात करना चाहूं भाई, आवेश को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, आवेश की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो आवेश की डेफिनेशन नहीं है, फिर भी हम आवेश को डिफाइन करेंगे, ऐसे कैसे संभव है? हाँ डिफाइन करेंगे, लेकिन इसके गुणों के आधार पर। किसके गुणों के आधार पर डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? देखो भाई, ऐसे सोचो कि नई क्लास है, पूरी एक क्लास आपकी, ये पूरी क्लास है, इसमें 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। और मैं पहली बार इस क्लास में डेमो देने के लिए आया हूँ, फर्स्ट बार क्लास में डेमो देने के लिए आया हूँ। अब यार डेमो देने के लिए आए तो बहुत सारे छोरे एक्टिंग तो करेंगे ही करेंगे, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सपोज कीजिएगा किसी लड़के ने मुझसे गलत व्यवहार किया, मैंने जाके उसने एक तमाचा लगा दिया, उसने 2 तमाचे मेरे लगा दिए। मैंने एक लगाया, उसने 2 तमाचे मेरे लगा दिए। अब यार तमाचे उसने 2 लगा दिए तो मैं क्लास छोड़ के चला गया। मैं यहाँ से क्लास छोड़ के चला गया, मैं ऑफिस में जाके शिकायत करूंगा। अब मैं उसकी शिकायत कैसे करूं? मैं उसको जानता हूँ क्या? उसका नाम जानता हूँ क्या? कुछ नहीं जानता। डेमो देने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको वहां जाके डिफाइन करूंगा। कैसे करूंगा? गुरुजी आपकी क्लास बहुत बदतमीज है। वो बोलेंगे क्या हुआ? मैं गया था क्लास में पढ़ा रहा था, लेकिन आपकी क्लास के अंदर प्रथम लाइन का या दूसरी लाइन का या चौथी लाइन का या लास्ट लाइन का, कोई भी लाइन का जो जिस लाइन में वो लड़का होगा, उस लाइन में बैठा हुआ एक लड़का था, गोरा सा था, पीली शर्ट पहन रखी थी, गोरा काला जैसा भी होगा, गोरा सा लड़का था, पीली शर्ट पहन रखी है, बाल ऐसे कर रखे हैं और लंबा सा लड़का है, मोटा सा लंबा सा लड़का है। उसने ऐसे ऐसे कहा। बोलो मैंने उस लड़के को वहां जाके डिफाइन किया या नहीं किया? किया, डिफाइन कर दिया। वो आएंगे उसी लाइन में, पीली शर्ट, पीले कलर की शर्ट जिसने पहन रखी हुई उसको देखकर, और लंबा सा मोटा सा उसको देखकर खड़ा कर लेंगे। समझेंगे नहीं समझेंगे? यही बात हो रही है। मतलब मैं उसको नहीं जानता था, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने उसको डिफाइन किया था, वहां जाके किया था ना। ऐसे ही रियल में आवेश को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आवेश को डिफाइन करूंगा। कैसे? आवेश के गुणों के आधार पर। किसके? आवेश के गुणों के आधार पर डिफाइन करूंगा। मैंने उस लड़के को ऑफिस में जाके डिफाइन कैसे किया था? उसके गुणों के आधार पर, रूप, कलर, रंग, हाइट, इन्हीं आधार पर डिफाइन किया था। ऐसे मैं आवेश को डिफाइन करूंगा आवेश के गुणों के आधार पर। चलो भाई, आवेश के गुण क्या है? ये क्या क्या काम कर सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है आपने 10th क्लास में पढ़ा था विद्युत धारा, और वहां पढ़ा था I बराबर Q/T। पढ़ा था क्या? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? हाँ, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है, यही है ना। चलो भाई, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आवेश क्या क्या काम कर सकता है। आवेश, ये बताओ, धारा का प्रभाव कर सकता है या नहीं? करेगा यार। जब जब आवेश गति करेगा तब तब किसका प्रभाव होगा? धारा का प्रभाव होगा। चलो, आवेश क्या काम कर सकता है? धारा का प्रभाव कर सकता है। दूसरा, आवेश अगर किसी स्थान पर धारा का प्रभाव हो रहा है तो श्योर वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब आवेश धारा का प्रवाह कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे? आप सोचिएगा, आपके बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल होते हैं 33,000 वोल्टेज वाले, बड़े बड़े आदमी किसी शक्ल में होते हैं, लाइट के पोल,
33,000 वोल्टेज करंट जाता है। उस करंट के पास यदि आप 1 मीटर दूर भी चले गए, उन इलेक्ट्रिक लाइन के जो वायर है उसके पास 1 मीटर भी दूर चले गए, तो वह इलेक्ट्रिक करंट आपको 1 मीटर दूर से ही खींच लेगा। क्यों? क्योंकि करंट को आपसे प्यार हो जाएगा भाई, ठीक है। करंट आपको 1 मीटर दूर से खींच लिया, क्योंकि उस करंट जो तार था उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। आप जैसे ही उस क्षेत्र में गए, उसने आपको अपनी ओर खींच लिया और आपके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी भगवान के पास जाने के लिए। बहुत फैसिलिटी आ रही है मेरे यार, यही होगा सब, ठीक। तो मैं बात कर रहा था आपका आवेश क्या क्या काम कर सकता है, धारा का प्रवाह कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। आवेश ने 3 काम कर दिए, और क्या काम कर सकता है। आप सोचो, आपका ये घर में लाइट का बोर्ड है, यहाँ स्विच लगी हुई है, बटन स्विच ऑन ऑफ करने की, और यहाँ आपका 5 पिन सॉकेट है, ऐसे होता है। अब यार इसके अंदर, इस बोर्ड के अंदर कहीं बत्ती नहीं है, आपके उस रूम में कहीं बल्ब नहीं लगा हुआ, पंखा नहीं लगा हुआ, लाइट का स्लाइड से चलने वाला कोई एपरेटस नहीं लगा हुआ, और केवल पूरी फिटिंग हो रही है। आपको ये चेक करना है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही। कैसे चेक करोगे भाई? सिंपल बात, चेक करनी है, इस स्विच को ऑन कीजिएगा, इसके पास वाले स्विच को ऑन कीजिएगा, जो ये छेद है इस छेद में उंगली डाल के देखो, आपको मालूम चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, और ये वाइब्रेट होने लगोगे, यही कंडीशन है भाई। जैसे आपने इसके अंदर उंगली डाली, आप वाइब्रेट हुए, आपको मालूम चला यहां कौन है, करंट है, यहां पर कौन है, करंट है, चल गया ना मालूम। अच्छा ये बताओ, मेरे पास वही स्विच है, मेरे पास ये प्लास्टिक का पेन है, इस पेन को मैं इस छेद के अंदर डालता हूं, मुझे मालूम चलेगा कि करंट है या नहीं? नहीं चलेगा। चलेगा क्या? लकड़ी डालता हूं, मुझे मालूम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अच्छा लोहे की एक कील ले लेता हूं और उसको डालता हूं, मालूम चलेगा क्या? भाई साहब मालूम चलने की बात करो, वाइब्रेट होने लगोगी, यही कंडीशन हो रही है ना। मतलब मेरे तो समझ नहीं आ रहा है यार कि मुझे कब मालूम चल रहा है करंट है या नहीं। लकड़ी डाल रहा हूं तो मालूम नहीं चल रहा, और लोहे की छत डाल रहा हूं तो मालूम चल रहा है, प्लास्टिक की छत डाल रहा हूं तो मालूम नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि लकड़ी के अंदर या प्लास्टिक की छड़ के अंदर आवेश नहीं है, मुक्त आवेश नहीं है। धारा का प्रवाह करने के लिए कौन होना चाहिए? आवेश। इसके अंदर आवेश नहीं है, तो आवेश यहां से यहां नहीं आ पा रहा, ठीक। जबकि लोहे की छड़ डालूंगा तो लोहे की छड़ धातु होती है, धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक धातु में, ठीक है ना। चलो भाई, अगर मैं हाथ डालूंगा, उंगली में भी इलेक्ट्रॉन है, कुछ बोल रहे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? मुझे ऐसा लग रहा है यार मेरे हाथ के अंदर खून है क्या? काट के देख लो साहब, जब मालूम पड़ेगा। मेरे उंगली के अंदर खून है, और खून को मैं देखता हूं तो शायद ये हीमोग्लोबिन और जल से मिलकर बना हुआ है? इसका मतलब जल है, और जल को हमारे गुरुजी कह रहे थे H2O कहते हैं। और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से H+ आयन बनेगा और OH- आयन बनेगा ना। आप देखो ये धनावेश बन गया और ये ऋणावेश बन गया, ये कौन है? जल है। मतलब श्योर, अगर किसी स्थान पर जल है तो वहां आवेश हो सकता है, ये बात हो रही है ना। इसका मतलब मेरी उंगली के अंदर, हाथ के अंदर, मेरी बॉडी में कौन है? आवेश है। जैसे ही मैं इन 5 पिन जो है आपके पास सॉकेट है, इस 5 पिन सॉकेट में कोई ऐसा पदार्थ डालता हूं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मुक्त आवेश है, जिस पदार्थ में मुक्त आवेश है, तो मुझे मालूम चल जाएगा करंट है। और अगर ऐसा पदार्थ डालूंगा जिसमें आवेश नहीं है तो मालूम नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अच्छा, तो मेरे समझ आ गया यहाँ लाइट आ रही है या नहीं आ रही, इस बात का ज्ञान हमें कौन कराएगा? आवेश। अगर आवेश है तो वो ज्ञान करा देगा, और आवेश नहीं है तो ज्ञान नहीं कराएगा, यही बात हो रही है ना।
आप देखो आवेश क्या क्या काम कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या पहले से किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका अनुभव भी कौन करेगा, आवेश। कौन करेगा, आवेश। ठीक, आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। मैं आवेश को क्या बोल सकता हूँ, कोई द्रव्य कण बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। ठीक, तो बेटा आवेश को डिफाइन कर दो। आवेश द्रव्य पदार्थ से संबंधित वह गुण है, आवेश द्रव्य पदार्थ से संबंधित वह गुण है। देखो मेरे डेफिनेशन में मैं बोल रहा हूँ गुण है, आवेश को जो डिफाइन कर रहा हूँ वो उसके गुणों के आधार पर कर रहा हूँ, रियल में डेफिनेशन नहीं है। आवेश द्रव्य पदार्थ से संबंधित वह गुण है जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का अनुभव करे। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आवेश द्रव्य पदार्थ से संबंधित वह गुण है जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या पहले से कहीं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका अनुभव कौन करेगा, आवेश करेगा। ठीक, आवेश समझ आ गया क्या चीज है। आवेश द्रव्य पदार्थ से संबंधित वह गुण है जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का अनुभव कर सकता है। कौन कर सकता है, ये आवेश। चले आगे, नेक्स्ट चलो, आवेश के गुणधर्म। क्या है बेटा, आवेश के गुणधर्म अगले वीडियो में देखते हैं।